हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और यह जो है मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। इससे पहले जो है हम लोग मॉक टेस्ट नंबर जो पहला किया है उसमें मैं आपको जीएस का क्वेश्चन करवाया। नहीं देखे वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर अभी बीपीएससी एईडीओ का पेपर कैंसिल हो चुकी है, तो अब जो फिर से एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। भाई बिल्कुल सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके बीपीएससी एईडीओ की बात कर लो तो आपके लिए तो ये जो सीरीज है सर्वोत्तम है। आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार का जो करवाया गया था उसी पे 20 सारे क्वेश्चन था, उसी पे पैटर्न, बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हुआ था, है ना। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीचल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं या बीएसओ के लिए या सेकेंड इंटर लेवल के लिए या बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है यह जो है मॉक टेस्ट। तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं पूरा कर रहा हूँ। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर जो पहला दिया हूँ नहीं देखें, क्योंकि उसका एक अलग से आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है बीएसएससी, है ना, बीएसएससी मॉक टेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मॉक टेस्ट 2026, है ना, मॉक टेस्ट 2026 आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो वहाँ से जाके सभी जो है मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे बीएसएससी सीजीएल के लिए या बीएसओ के लिए या सेकेंड इंटर लेवल के लिए, तो भाई ये कंप्लीट बैच हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। मात्र 999 में 999 में आपको कंप्लीट क्लास मिल रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ना, एकदम जीरो से। चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जनरल स्टडीज़ हो, जनरल साइंस हो, सारे सेक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी सेक्शन का आपको बुकलेट मिल जा रहा है, 100 नोट्स है ना, PYQs, ईच एंड एवरीथिंग। और आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मान लो कि मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं और ये सुविधा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेज दीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट करके आप, चूँकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है तो उसी पे भेज दीजिए, साथ में अपना नाम लिख के। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाए। और जो लोग सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा तैयारी का जो लेवल है, मतलब कि सारे सेक्शन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में टोटल 50 टेस्ट है, आप देख सकते हो, है ना, 50 टेस्ट है। और इसका फी मात्र देख सकते हैं 399 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका भी जो है नंबर यही है, इसी नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कोर्स के रिगार्ड या मॉक टेस्ट के रिगार्ड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है ना, अभी आगे का क्वेश्चन में जो टाइपिस्ट है यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 2 की जगह 5 कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टार्टिंग में ही समझ गए हैं कि ये मॉक टेस्ट नंबर जो है कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इग्नोर करिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और 1-to-1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। भाई ठीक है, कह रहा है कि कितने तरीके से एक्स नामक जो व्यक्ति है वो चेन्नई से पुदुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा, एक शब्द बोला है भिन्न टैक्सी द्वारा, वापस आ सकता है। इसका भिन्न टैक्सी द्वारा मतलब कि जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लो कि आपको चेन्नई से पुदुचेरी जाना है, तो आपके पास 10 विकल्प है जाने के लिए, 10 टैक्सी है जाने के लिए। लेकिन जब आप वापस आओगे तो आपके पास 9 ही विकल्प होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि भिन्न टैक्सी का यूज करना है, ऐसा नहीं कि जिससे जाना है उससे आना भी है, ठीक है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, पुदुचेरी से चेन्नई आपस भी आएंगे ना, वापस आएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुदुचेरी से हमें वापस भी आना है भाई, कहाँ, चेन्नई। तो अब यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो कि आपके पास 10 टैक्सी है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि टैक्सी का नाम A है, B है, C है, D है, E, F, G, H, I, J, 10 टैक्सी है। मान लो कि मैंने क्या किया, A से गया, A से चेन्नई गया, सॉरी चेन्नई से पुदुचेरी गया। फिर जब हम वापस आएंगे तो अब A से नहीं आएंगे, इस बार
बी का प्रयोग करेंगे वापस आने के लिए, या फिर आप इधर से पकड़ लो कि मैं जे कहीं पकड़ूंगा, मतलब कि ए को छोड़ के सबको पकड़ सकता हूँ। तो भाई आप इसको पकड़ोगे, फिर उसको, फिर इसको, या उसको, फिर एफ को, जी को, एच को, इस तरीके से। तो 9 तरीकों का यूज़ करेंगे। फिर अगली बार आप क्या करोगे, फिर मान लो कि सी से जाओगे तो इसको छोड़ के, एक को छोड़ के जिससे जाओगे, मान लो कि सी से जाओगे तो सी को छोड़ के सबसे वापस आओगे। तो जाने का 10 तरीका, आने का 9 तरीका। और ये चीज़ें आपको कितने बार दोहराना है? तो आप कहेंगे सर आपने तो बता दिए 9 बार। 10 तरीके से जाना, 9 तरीके से वापस आना, ऐसे भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि 10 टैक्सी से आप जाओगे, 9 टैक्सी से आप वापस आओगे। तो 1 to 1 लिखने से अच्छा है कि इसको गुना कर लो, बस 10 नंबर 90 हो गया, आंसर हो गया। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे 10 फैक्टोरियल, जाने आने के लिए 10 में से 2 घटा दो, उसको माइनस कर दो, तो नीचे में 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर में 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो भाई क्यों ये सब माथापैची करना है? जब आपको चीज़ों को सोच के बनाना है तो वो सारे तरीके छोड़िए, बस इसको समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, मेरा काम होता है कि आपको सारी चीज़ें समझा दे आसान शब्द में। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो पूछिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आम, 1 मिनट, 2 आम 3 नारंगियों की कीमत कितना है भैया? कह रहा है कि 86 रुपया है। तो कह रहा है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपया है ना? तो आम और नारंगी की कीमतों में अंतर क्या है? बहुत आसान है, इसे समीकरण बना लो। तो देखो, मान लो कि 2 आम है तो 2 आम लिख लेता हूँ, प्लस का क्या बोल रहा है कि भाई 3 नारंगी है तो 3n लिख लेता हूँ, बराबर कीमत इसका कितना है भैया? तो कह रहा है 86 रुपया है। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे 4 आम है। ठीक है भाई, 4 आम है, प्लस का नारंगी कितना है भैया? 1 नारंगी है। ठीक है, बराबर इसकी प्राइस कितना है? 112 रुपया है। अब आंसर टिक कर लो। तो भाई बराबर तो करना पड़ेगा ना किसी समीकरण को। अब आइए एक बार देखते हैं, मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। मैंने लिखा हूँ कि 2 आम 3 नारंगी का जो प्राइस है भाई, कीमत है 86 रुपया है। फिर 4 आम, देखो ये सवाल में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 आम और 1 नारंगी की कीमत कितना है? 112 रुपया है। अब मैं क्या करूँगा, किसी एक को बराबर करूँगा। सपोज दैट क्या है कि मान लो कि मैं ये 2 को ही बराबर कर लेता हूँ। समीकरण 1 में क्या करूँगा, तब 2 से गुना करूँगा। तो जब 2 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखो, ये समीकरण 1 है फ्रेंड्स और ये समीकरण 2 है, ऐसे मान लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 में 2 से गुना करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। तो दोनों में, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी आम की जो यहाँ पे आपको दिखेगा वैल्यू सेम हो जाएगा, है ना? किसी को करना पड़ेगा, या फिर इसको बराबर कर लो तो किसी एक को बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, आम को ही बराबर कर लेता हूँ दोनों समीकरण में। तो 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, यहीं पे कर लो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 दूनी का 4 होगा, 4 आम हो जाएगा ना। देखो 4 आम हो गया क्योंकि 2 से गुना किए। फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6 नारंगी हो जाएगा। ठीक है, और 86 में फिर से 2 को गुना करना है तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 86 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना का 12, 2, 8 दूना का 16, 1 17, 172 हो गया, बराबर यहाँ पे है। हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा। तो घटाएंगे तो भाई जिसको घटाना तो उसमें तो माइनस लगाना ना, तो इसमें माइनस लगा दिया, लो हो गया। अब घटा लो तो देखो, ये यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 ए है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। मतलब कि जब घटेगा 4 ए में से 4 है तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। मैं एकदम आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, बस देख लो। अब देखो, ये 4 एन का मतलब नारंगी है, 4 नारंगी है और यहाँ पे नीचे में 1 नारंगी है, तो कितना नारंगी बचेगा सर? 5 नारंगी बचेगा। बराबर का सिंबल है, बराबर दे दो। अब देखो भाई 172 यहाँ पे है, ठीक है, 172 है और नीचे में कितना 112 है, तो 172 में से 1 से 12 जाएगा फ्रेंड्स। तो आप ही सोचो कितना आएगा, तो आपके 1 से घटाने लीजिए तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, है ना? अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, 6 60 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर नारंगी की संख्या तो निकल गया, तो n बराबर कितना, ये आगे 60 है, ये आगे 60 है और ये 5 n है, बराबर के उस साइड में है। तो क्या करोगे आप, ऐसे कर सकते हो, है ना, कि भाई n बराबर 60/5, तो 12 पंचे 60। तो मतलब नारंगी, एक नारंगी की कीमत कितना निकला? 12 रुपया निकला। ये तो मैं बता रहा हूँ, जब नारंगी की कीमत आपने निकाल लिया तो आम की कीमत भी निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, आम की कीमत निकालने के लिए यहाँ पे ये जो n का वैल्यू 12 निकला है, तो भाई समीकरण 1 में भी रख सकते हो या समीकरण 2 में भी रख सकते हो, वैल्यू सेम आएगा। तो आइए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे एक बार एक स्टेप थोड़ा सा लिख देता हूँ, 2n है और ये 3n है, तो n की जगह पे क्या करेंगे, 12 रखेंगे। तो आप कहेंगे सर प्लस कर दीजिए और 3 गुने 12 कर दीजिए, बराबर में कितना है सर? 86 है। ठीक है, तो देखो 2n नहीं है, a है भाई, 2a है ना, आम की संख्या ये। तो n की जगह पे 3n है तो n की जगह पे आपको 12 रखना है ना, अभी मैं बोला हूँ ना, 12 बराबर कितना है? 86 है। तो आम की संख्या निकल के आ जाएगा। तो 2a बराबर कितना, 12 36, 36 है भाई, आपको पता है 36 बराबर इधर कितना है? 86 है, तो प्लस का 36 होगा, बराबर 86।
तो 2a बराबर क्या करोगे आप, 36 को इस साइड लेके जाएंगे बराबर के उस साइड में, तो ये प्लस में इस साइड, तो उस साइड जाएगा तो माइनस से होता है। तो 86 में से क्या करेंगे, 36 घटाएंगे तो कितना होगा 50। तो आप कहेंगे सर आम की संख्या भी निकल के आ गया 25 हो गया ना। देखो 2a बराबर 50 है तो एक ए का वैल्यू क्या निकलेगा, तो अब 25 निकलेगा। तो ए बराबर कितना हो गया भैया 25। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत आसान है यार, 10 सेकंड का कोई सवाल है, ठीक है ना। और मेरा मोटिव है कि बस मैथ में कुछ भी नहीं जानते हो ना तो पर भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। तो अब देखो आम की कीमत देखो सर कितना है, तो आप कहेगा सर एक आम की कीमत 25 रुपया है और एक नारंगी की कीमत कितना था, तो एक नारंगी की कीमत 12 रुपया है। तो दोनों में अंतर तो पूछा था ना कि आम और नारंगी की में अंतर, तो देखो कितना का अंतर, 25 में से 12 घटेगा तो 13 का अंतर हो जाएगा, 13 रुपया का आंसर आ गया। आसान है, बहुत आसान है भाई, बस चीज़ों को करना है। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति यादृक्ष रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगी। लो भाई प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे सवाल जब भी लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो लगते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से आ गया। और ये देखो भाई ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया है, तो आप ही सोचिए फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है। देखो लाल जूते की संख्या कितना है 5 है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर, लाल जूते की संख्या सर कितना है 5 है, ठीक है। और सफ़ेद की संख्या कितना है भाई, सफ़ेद जूतों की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या 4 है। तो कुल कितने जूते हुए, तो कुल जो जूता हुआ, कुल जूते की संख्या, जूते बराबर कितना, टोटल 9 हो गया। अब क्या बोला है लास्ट में, यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता, तो भाई सफ़ेद कितना, तो 9 में कितना, चूंकि इनकी संख्या जो है सफ़ेद की कितना है 4 है, यही तो आंसर हो गया। बस आंसर क्या होगा 9/4, सॉरी 4/9, तो 4/9 कौन सा है, ए में है, काम खत्म। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रदर्शित त्रुटि ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है 0.62 सेंटीमीटर एवं 0.623 सेंटीमीटर है, और जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो परसेंट में है, परसेंटेज में, प्रतिशत में है। और देखिए हालांकि 11th क्लास की NCERT आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्पत मान एक होता है, मान लो कि सेंटीमीटर में देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर का क्या होगा, तो जो यहाँ पे संख्या दिया गया है तो उसी को मान के आपको इस संख्या का सबसे छोटी इकाई क्या होगा तो वो सोचना है और क्वेश्चन को बना लेना है। तो जो दिया गया है संख्या कितना है, आप कहेंगे सर ये है 0.62 है, उसको नीचे में रखेंगे। अल्पत मान क्या होगा इसका 0.62 का, तो आप कहेंगे सर 0.01 होगा, इसका सबसे छोटी इकाई यही होगा ना, वही होगा, गुने में प्रतिशत कर दीजिए तो त्रुटि निकल के आ जाएगा आपके सामने में। यही तरीका होता है निकालने का, ठीक है। और अगला देख लीजिए, अगला एवं है तो उसको भी निकाल लेना है, एवं अगला क्या भाई, तो आप कहेंगे सर जो मान दिया गया है सेंटीमीटर में उसको नीचे में रखेंगे 0.623%, ऊपर में इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगा, इस संख्या का 0.623 का छोटी इकाई, तो आप कहेंगे सर 0 बैठा के दशमलव बैठाइए और उसके बाद यहाँ पे डबल 0 करते हैं और 1 करते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई यही हो ना, बिल्कुल। इधर भी क्या करिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसे काटा पीटी करिएगा तो देखिए दशमलव के बाद ऊपर में भी क्या है भाई, तो 2 नंबर है और नीचे में भी जो है 2 डिजिट है, तो देखो ये 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसे काटा पीटी करिएगा तो ये 1000 बन गया ना, तो ये सॉरी 1000 नहीं 100, 1 में इससे गुना होगा किससे 100 से, तो 100 रहेगा। तो इसे काटा पीटी करिएगा तो 1 कान से लग जाएगा, फिर 38 दशमलव बैठाएंगे तो 380 होगा, है ना, फिर 6 से लगाओगे। इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे फिर 1 से लगाओगे तो ये हो जाएगा, तो ये प्रतिशत में है तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 6.61% ये लगभग में मान निकलते हैं। अब देखो यहाँ भी 0 से 0 हटा दो, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर ऊपर में हो जाएगा ये 100, चलिए इधर गुना हो जाएगा 100 और ये 623 है, तो इसे काटा पीटी करिएगा तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा आपके सामने जो वैल्यू वो आ जाएगा 0.16%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। एक शब्द बोला कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। खिलौने की संख्या 12 है, 5 तरीके से आपको, चूँकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 कितने, है ना, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए। बहुत आसान है, फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा,
तो एक बार और क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किए जाए। अब देखो यहाँ पे एक विशेष खिलौना मतलब अब ये मान के चलो कि एक खिलौना जो है ऑलरेडी चुन लिया गया है, तो अब कितना बचा? तो आप कहेंगे सर कुल जो खिलौने की संख्या है बहुत आसान है, कुल खिलौने की संख्या कितना होगा? 12 होगा। चुने जाने वाले खिलौने है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चुने जाने वाले खिलौने की संख्या 5 है ना, बराबर 5। एक ऑलरेडी पहले से खिलौना, चूंकि एक शब्द इन्होंने कहा है कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो ऑलरेडी एक खिलौना इसका मतलब चुन लिया गया, तो अब बचा कितना? 11 खिलौना। तो भाई शेष जो खिलौना बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ शेष जब खिलौना बचा है भाई, इनकी संख्या कितना अब बचेगा? 11। ठीक है भाई, बस काम हो गया। और चुने जाने वाले खिलौने की संख्या, चूंकि आप 5 में से एक माइनस कर दोगे, इसलिए कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बात बोल दिया कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, मतलब वो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे चुने जाने वाले जो खिलौना बचे हैं वो 4 बचे हैं। अब कर लो, तो आप कह सकते हो 11 फैक्टोरियल। देखो ये जो हम लोग दर्शाते हैं, ये जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल इसे कहते हैं। ठीक है, 11 फैक्टोरियल बट्टे कितना? 4 फैक्टोरियल अपन 11 फैक्टोरियल माइनस 4। आप इसे कटापेटी कर लीजिए, है ना। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 11 गुने, उसे कितने बार 7 तक लिखना है, तो 11 गुने, मैं इसे आगे कर लूँगा, 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7। ठीक है ना, चलो इधर कर लिया हूँ। बट्टे में क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर ऊपर में भी क्या करो भाई, 7 फैक्टोरियल लिख दो यहाँ पे, तो इन दोनों को काटिए तो कटिए गया, बचा कितना? देखो इसको काट लो, तो 4 दूनी का 8, और देखो ये 2 से 2 कट गया, 3 तिया का 9। ठीक, एक का तो कोई मतलब नहीं, तो कितना? 11 33, 33, फिर 10 से गुना कर दो, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 11 33 गुने 10, तो कितना हो जाएगा? 330 आंसर। कुछ नहीं था इसमें। अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोग सर यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कैसे होगा? भाई देखो यहाँ पे 11 में से 7 माइनस की, इसका फॉर्मूला ही आता है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे भी हालांकि इससे पहले वाले भी हम टेस्ट में डिस्कस किए हैं, तो डिटेल में समझा दिया हूँ, तो एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया का भेंट दिया, तो कह रहा है कि भेंट में कुल दिया गया धन कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो। तो आप ऐसे सोचिए कि भाई इस पार्टी में 10 लोग हैं, तो भेंट कितने को देगा? 9 को देगा। मतलब आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कितने लोगों को भेंट देगा? 9 लोगों को। अपने आप को तो भेंट देगा नहीं, टोटल 10 लोग ही है, ऐसे बोल सकते हो। राशि कितनी है भैया? तो आप कहेंगे सर 10 रुपये की राशि है, तो कितना हो जाएगा? 10 9 में 90। पार्टी में टोटल कुल लोगों की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे सर पार्टी में जो लोग हैं टोटल 10 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 10 गुने 90 बराबर कितना? 900 आंसर। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा, अच्छा इससे पिछले वाला का आंसर मैं बता दिया था ना किधर, हाँ इसका आंसर क्या होगा भाई? ए हो जाएगा, ए। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला 10 कैसे आ गया? भैया ये वाला 10, चूँकि मैंने बोला कि यह प्रक्रिया टोटल 10 बार होगी, 10 बार होगी, इसलिए 10 यहाँ पे होगा। ये जो 9 रुपया है भाई, ये जो 9 है, ये क्या है भाई? 9 रुपया नहीं है, लोगों की संख्या है। क्योंकि एक व्यक्ति कुल कितने लोगों का, चूँकि टोटल 10 आदमी है ही, तो एक व्यक्ति टोटल कितने लोगों को भेंट देगा? 9 लोगों को देगा, चूँकि 10 टोटल आदमी है, तो अपने आप को तो भेंट देगा नहीं। ठीक है, कितना रुपया दे रहा है? तो 10 रुपया दे रहा है, तो 10 9 में 90। अब यहाँ पे यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई जाएगी? तो 10 बार। तो यही 10 यहाँ पे लिखा हूँ, 90 से गुना कर दिया, 900 हो जाएगा टोटल राशि। बस ये आसान है, चीज़ों को सोचना है ना। कई सारे लोग इसका अलग अलग तरीके बताते हैं, फार्मूले, जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या? बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो माध्यिका, बिल्कुल संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ना। दोबारा सुनिए, संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग माध्यिका प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उल्टा बोल देता, कोई बात नहीं, आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखो यहाँ पे पाई का मान निकालना है भाई, सभी लोग जानते हो पाई का मान निकालना। निकालिए, पाई का मान क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाई का मान 22/7 होता है फ्रेंड्स। और कौन सा होता है? एक तो 22/7, और यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। पाई का मान कितना होता है?
ये 22/7 और इसी को काटा पीटी करिएगा ना 22/7 को, तो ये 3.1428557 आता है निकल के, ठीक है। तो 1.14 किस में है, सॉरी 3.14, तो आप कहेंगे सर ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लीजिए, बनाइए। चलो देखो भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि यहाँ पे 6 है, 8 9 x 13, टोटल 5 संख्या है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो पदों की संख्या 5 है। कह रहा है कि इसका जो माध्य है, माध्य 10 हो तो x का मान आपको निकालना है। आसान है। तो देखो माध्य बराबर होता क्या है, जहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये सीजल 4 में आया हुआ, सॉरी मैं बार सीजल 4 बोल रहा हूँ, सीजल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों की संख्या, है ना। तो आप कहेंगे सर कुल पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ संख्या। तो देखो भाई माध्य कितना दिया गया है, 10 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये लिख देता हूँ 10 बराबर क्या है, कुल पदों की संख्या। तो भाई इसको प्लस में कर लो, तो आप कहेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे क्या 5, हो गया आंसर। तो सब कुछ जोड़िएगा, तो 8 6 14 9, तो 14 26 3 33 13 36 हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, तो x प्लस यहाँ पे 36 बटे कितना 5, ये 5, और बराबर में कितना है भाई 10 है। यहाँ पे सर 10 पंचे 50 हो जाएगा, तो x प्लस 36 बराबर कितना 50, तो x बराबर कितना 50 माइनस 36, तो x बराबर कितना 14। आंसर कुछ नहीं था, मैं तो आपको समझाया हूँ, उसका टाइम लगा, नहीं तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाइए सभी लोग। तो देखो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, मतलब कि 9 विद्यार्थी एक शिक्षक, मतलब 10 लोग हो गया। उनके उम्र का जो यहाँ पे औसत उम्र कितना है 16 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है 19 वर्ष है, और अंतिम 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 10 वर्ष है। तो शिक्षक का औसत उम्र निकालना है। तो भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो 9 विद्यार्थी है, उसका औसत उम्र आप सबको पता चल ही गया है 16 साल है, और शिक्षक को अगर शामिल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 लोग हो जाएगा ना, आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 9 विद्यार्थी और एवं उनके शिक्षक का, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 विद्यार्थी एवं शिक्षक मिला के कितना होगा 10, औसत उम्र कितना है 16। तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर नहीं वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 160 निकल के आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि प्रथम 4 विद्यार्थी का औसत 19 साल है। तो भाई यहाँ पे लिख लो प्रथम, ये प्रथम है, प्रथम 4 विद्यार्थी है ना, 4 विद्यार्थी का कितना है 19 है, तो 4 गुने 19 कर लीजिए, तो 19 टू का कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो 76 वर्ष, ये वर्ष है 76 वर्ष है, यहाँ पे वर्ष कर लीजिए, ये भी वर्ष है। और अंतिम 5 विद्यार्थी का कितना है भाई, देखो अंतिम 5 विद्यार्थी का कितना है, 5 विद्यार्थी का कितना है सर, तो आप कहेंगे सर अंतिम 5, यहाँ पे लिखा है ना अंतिम 5 विद्यार्थी का 10 वर्ष है, तो 5 गुने 10 बराबर कितना 50 वर्ष। कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना, आप दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, तीनों को, तो दोनों को जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर 160 में से 160 वर्ष है में से कितना माइनस करना है, तो 76 + 50 शिक्षक का निकल जाएगा। तो चलिए आपको शिक्षक को निकालना है, तो अतः देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में अतः होता कुछ नहीं लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टाइम लग रहा है। तो 7 5 12 100 कितना हो जाएगा 26 में से 160 में से 126 जाएगा तो कितना 34 वर्ष। तो आप कह सकते हो सीधे तौर पर 34 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। तो बनाने का ये तरीका होना चाहिए। आंसर क्या होगा फिर सर 34 साल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ए बी से समान आयु के होंगे या बड़ा होंगे। तो ऐसे हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही कह रहा है, इसका मतलब यही हुआ। इनक्वालिटी जब मैं पढ़ा हूँ बैंकिंग वाले के लिए, जब पढ़ाता था तो एक चैप्टर आता था इनक्वालिटी, एकदम डुबा डुबा के पढ़ा, कोई बात नहीं अभी आप समझ जाओगे। अगला है यहाँ पे सी और डी या तो समान आयु के हैं या डी सी से बड़ा है। तो भाई क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो, डी या तो समान आयु के हैं या बड़ा है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं। अब कह रहे हैं एक लास्ट में शब्द बोल दिया कि बी सी से बड़ा है। आंसर यहाँ से शुरू करना है, सॉरी क्वेश्चन को बनाने के लिए जब बनाना शुरू करना है ना, प्रारंभ करना है, तो यहाँ से आपका मेन पॉइंट मिला है। तो ये बोल दिया है साफ साफ कि भाई ना बी जो है सी से बड़ा है, बी
तीर मार रहा है किसको, सी को, मतलब ये बड़ा हुआ, सी छोटा हुआ। जिसके तरफ तीर लगा हुआ है वो छोटा होता है, जो मार रहा है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए तो जाहिर सी बात है बी से बड़ा या बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पे बोल दिया कि भाई डी सी से बड़ा है और जाहिर सी बात है बी सी से बड़ा है। तो इसका मतलब जब डी सी से बड़ा है तो इसको ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसे बी ग्रेटर देन सी लेस देन इक्वल टू डी, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे हम लोग ऐसे सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बोला कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है, तो देखो भाई ए बी से बड़ा और बराबर, तो ये तो होगा ही नहीं। कह रहे बी और डी समान आयु के हैं, तो नहीं दिख रहा है। डी सी से बड़ा है, देखो डी सी से बड़ा नहीं है, बड़ा और बराबर दोनों है। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए सी से बड़ा है, तो ए जो है ना सी से देखो साफ साफ बड़ा है। यहाँ पे देखो सिंबल आ रहा है ना, बड़ा और बराबर का आ रहा है, बड़ा का भी आ रहा है। देखो ये बड़ा और बराबर का है और ये बड़ा का भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके पेपर में इस तरह का, ठीक है ना। तो एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, इसे हम लोग पढ़े हैं बहुत कायदे से। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ और बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। एक नाव की स्थिर जल में गति, क्या कर रहा है भाई, स्थिर जल में गति जो है ना ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये प्रति किलोमीटर घंटा है ना, तथा धारा की जो गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि ये कि 15 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको पता है स्थिर जल में आप देख सकते हो कि मान लेते हैं कि ये x है, स्थिर जल में है ना नाव की गति, और धारा की गति मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे y मान लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना, तो x का वैल्यू कितना है सर, आप कहेंगे सर यहाँ पे 22 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 मान लेते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का विपरीत कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हुआ सर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भाई 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे किस में कन्वर्ट करना है सर, तो चूँकि आपका आंसर भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन ये दिया गया है मिनट में। तो भाई देखो 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, तो 15 मिनट बटे 60 मिनट, बस आंसर आपके हाथ में है। अब कटापेटी कर लो, 15 चौके कितना होगा 60, 4 तिया का 12 और 4 पंचे 20 हो गया, कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लो मतलब दूरी पूछा है तो ये निकालना है, इतना 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, चली गई दूरी 15 मिनट में। चूँकि धारा के विपरीत जो जा रहे हैं ना, तो ये 15 मिनट में 3.5 किलोमीटर जाएगा। कुछ नहीं था, मैंने एक बार समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, बोला था साफ साफ कि एक नाव की स्थिर जल में गति, ये नाव की गति है, तो नाव की गति मैं x मान लिया जो कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का मैंने y मान लिया जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाहिर सी बात है ये आपसे पूछा था धारा का विपरीत जाना है, तो जाहिर सी बात है ये 22 किलोमीटर जाएगा, तो उधर से 8 किलोमीटर फिर से कहीं ना कहीं ये पीछे धकेलेगा, है ना। तो मतलब 1 घंटा में फाइनली 14 किलोमीटर ही जाएगा ना। आप देखिएगा, तो वैसे भी सोच के देखिए, तो 15 मिनट में कितना जाएगा। आप माइंड में भी इसे सॉल्व कर सकते थे, माइंड में भी इसे सॉल्व कर सकते थे। तो 1 घंटा में जाहिर सी बात है अगर नॉर्मली जाता तो कितना जाता, ये अगर धक्का नहीं लगाता इधर से, मान लो कि इधर से 9 जा रही है, इधर से रेत का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 9 जो है 22 किलोमीटर से जा रहा है, तो जैसे बात ये पीछे धकेलेगा ना, तो इतना तो कम होगा ना। तो अब ये तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जा रहा है ना, और 15 मिनट में अब जाना है इस कंडीशन में। तो आप सोचो, आराम से कर सकते थे ना, कुछ है 15 चौके 60, ऐसे भी आप देखो ये 4 भागों में डिवाइड कर लो और काटापीटी कर लो, यहाँ से बन सकता था। तो देखो कुछ चीज़ें ना बस ईजिली करना होता था है। और यहाँ पे भी लोग कुछ फार्मूला खोजने लगेंगे कि सर 2 बार ऑप्शन दे दिया गया, इसका ऑप्शन जो है 3.5 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे है आंसर सी इसका होगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई रेलगाड़ी की चाल आप तभी निकाल सकते हैं जब आप रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, तो है ना। आइए हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन पे ना, एकदम मैं कह रहा हूँ कि ये 10 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को सोचना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। तो भाई ठीक है, एक जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर 120 मीटर है पहली, और कितने सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी, तो 12 सेकंड में, बराबर दूसरी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो x प्लस क्या है भाई 170
मीटर है, ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, है ना, मीटर में है यहाँ पे, बटे कितना 16 सेकेंड। बस आंसर आपके सामने अब है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे। तो 4 चौके 16 और 4 तिया का 12, ठीक है, कर लिए। अब इसे गुना कर लो, तो गुना करेंगे इधर कर लो, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा प्लस 12 चौके 48, 480, ये मीटर है, ध्यान रखिएगा, है ना। बराबर में क्या हो जाएगा सर, इसका गुना इधर कर लो तो 3x हो जाएगा प्लस 17 तिया 51, मतलब कि 510 मीटर हो जाएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो आप सीधे तौर पे कर सकते हो सर, x घटाओगे ना, इधर आओगे तो 4x में से 3x घट जाएगा तो x बचेगा। बराबर में क्या सर, तो 510 में से 480 को घटाओगे तो 30 बचेगा। तो ये है रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गया। जब आपके सामने रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गया तो जो भी पूछ रहा है आराम से जवाब दोगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई, तो आइए चाल निकाल लेते हैं। चूंकि ये मीटर में है और देखो आंसर भी आपका मीटर में ही दिया गया है, मीटर पर सेकेंड में, और ये भी मीटर में ही निकला है। तो यहाँ पे क्या करो, कहीं पे भी, चाहे इसमें भी x का मान रख दो। तो x की जगह पे कितना है, 30 निकला है ना। तो आप कहोगे कि सर अच्छा ठीक है, x प्लस 120 बट्टे कितना 12, जगह थोड़ा सा कम है बाबू, डायरेक्टली लिख लेता हूँ। x है तो x की जगह पे 30 निकला है, 30 प्लस 120 बट्टे 12, यहाँ पे हम लोग रख दिए इस मान को। अब काटापीटी कर लो, आंसर आ गया, बराबर में कर लीजिए। 150 बट्टे 12 काटापीटी करिए तो आराम से निकल के आ जाएगा, ये 12.1 बट्टे 2 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे आंसर कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका डी हो जाएगा। 150 में 12 से भगा दीजिएगा ना तो 12.5 आता है, ठीक है। नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो 150 में 12 से भगा दीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, हाँ 75 कर लीजिएगा, एकदम बेसिक से काट लीजिए ना। और इधर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 है तो 2 तिया का 6 और 25 तिया का 75, तो उसे काटिए, 12.5 होगा ना, 25 में 2 से भगा दीजिएगा, तो वही क्या किया हूँ। ये मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी था तो आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी अलग अलग बिहार के एग्जाम्स में, कई बार रिपीट हुआ है। और ये पैटर्न, डेटा अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो कम से कम पैटर्न आप समझ लेंगे तो डाटा कुछ भी देगा तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लीजिएगा। इसलिए कहता हूँ कि सारे टेस्ट जो करवा रहा हूँ 1 to 1 दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरा करता है, ठीक है। यदि वह पूरी दूरी का जो है देखेंगे तो 30% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% हिस्सा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जब बचेगा तो कितना बचेगा, तो चूँकि टोटल 100% होता है तो भाई देखो यहाँ पे 60 और 30 यूज हो गया तो 10%, तो 10% हिस्सा, मतलब कि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि 10% हिस्सा जो है अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो औसत चाल पूछा है। अब देखो आराम से आप बना सकते हो, कैसे, हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई कुल दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि भाई कुल दूरी 100 किलोमीटर है बस। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे देख लीजिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि टोटल दूरी यहाँ पे क्या है 100 किलोमीटर है, हमने मान लिया है। अब इसे जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करो। तो इन्होंने क्या बोला है एक लाइन कि 30% हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है भाई। तो 30% हिस्सा कैसे कर लो आप, 30% हिस्सा को 20 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस कर लो। अब देखो ये जो है 60% हिस्सा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 60% हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ पे 10% ही बचेगा ना, 6 3 9 यूज हो गया तो 10% बचेगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, ठीक है। बस आ गया आंसर आपके सामने है। अब क्या कर लो फ्रेंड्स, सबका एलसीएम ले लो आप, नीचे वाला का यहाँ पे ये तीनों का जब लीजिएगा तो एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, तो आप कहेंगे सर ये तीनों का अगर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 40। अब 40 में क्या करिएगा, इससे भागा दे दीजिए, किससे 20 से, तो 40 20 दूना का 40 2, और ये जो 30 है गुना कर दीजिए तो 60 हो जाएगा, प्लस 40 में 40 से भगा दीजिएगा, भिंजोड़ हम लोग बचपन में सीखे ना वही कर रहे हैं, तो 1 होगा और 60 से गुना करेंगे 1 में तो 60 का 60, प्लस 10 को 40 में 10 से भागा देंगे तो 4, और 10 को गुना कर देंगे 10 चौके 40। ऊपर में देखो टोटल जो दूरी है 100 किलोमीटर है, माने है ना।
अब देखो काटापीटी कर लो, अब सबको इसको जोड़िए ये वाला को, ठीक है ना। जब जोड़िएगा तो कितना होगा, तो इसे एक स्टेप और ही कर ही लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो 6 6 12 4 16, 160 हुआ बट्टे में 40, ऊपर में टोटल कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये 40 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये 40 को यहाँ से हटाइए, यहाँ पे हटा देता हूँ और ऊपर में चला जाएगा, एक मिनट, ये 40 ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो काटापीटी कर लो, हो गया 4 चौके 16 और 25 चौका 100, बस आ गया आंसर। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं दिख रहा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे छोटा कर लेता हूँ बाबू, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जाता है, ठीक है। आप प्रिंट आउट करवाओ तो अच्छे से दिखेगा। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा भाई, जहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, औसत 40 का हो जाएगा। जो भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो, स्वतंत्र है आप लोग। अगला प्रश्न है आपके साथ, चलो अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि दो व्यक्ति है, किसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है ना। दो व्यक्ति किसी काम को 60 मिनट है, ये दिन नहीं है, 60 मिनट में पूरा करता है। तो 3 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में, कितना मिनट में पूरा करेगा। तो भाई 3 व्यक्ति को अब लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 20 दिया का 60 और 20 दूना 40 मिनट में, ठीक है। कुछ नहीं था, आगे बढ़ जाते हैं भाई अगला। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के लिए दैनिक व्यय के लिए कितना है भाई, 360 रुपये है, ठीक है। प्रतिदिन वो 360 रुपये खर्च कर रहा है। ऑब्वियसली क्वेश्चन को माइंड में सोच के आराम से जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि यदि अपनी यात्रा 4 दिन के लिए जब बढ़ा देता है तो अपने दैनिक व्यय में देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि दैनिक व्यय में 3 की कटौती करनी पड़ती है, ठीक है। तब कह रहा है कि उसकी यात्रा का वास्तविक अवधि है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा विथ एक्सप्लेनेशन। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगला टेस्ट में मैं हालांकि इस क्वेश्चन का डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं बना है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात करना। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को करना, 10 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना। 10 सेकेंड तो मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा इस पैटर्न को। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा, तो आप इजीली 5 सेकंड में आप जवाब देंगे। और अच्छे से कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी पढ़े हैं तो ये देख लेते हैं। तो क्या है भाई धनराशि, तो देखो प्रिंसिपल जो है यही आपको निकालना है, तो वो नहीं दिया गया है तो भाई चलो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसके जगह पे, तो यही निकालना है। फ्रेंड्स टाइम दिया गया है, आप सबको पता है कि 3 साल, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 ईयर। देखो आपको लिखना नहीं एग्जाम हॉल में, मैं तो बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। रेट्स जो है आप सबको पता है फ्रेंड्स 10% है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो रेट कितना है 10% है। और सी है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है 62 रुपया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, परसेंटेज को पकड़ेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो 10% है तो 10 बट्टे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, इसे हम लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो यहाँ पे काटापीटी करेंगे तो कितना होगा 1/10। तो ये जो 10 पे क्या हो हमें मिला 1 रुपया ब्याज मिला, है ना। तो ये हम लोगों का ब्याज के रूप में ये 1 मिला, ठीक है। और ये 10 जो मिला है ना, ये हम लोगों का क्या है भाई मूलधन है, ठीक है, मूलधन है। कितने सालों के लिए है, तो 3 सालों के लिए है, तो इसमें 3 का क्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे 1/10 को आगे चल के 10 गुने 10 कर देंगे, तो 10 धन 100 धन 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000, इसी को हम लोग मान लिए हैं कि भाई मूलधन है, बस कहानी खत्म। और अब मैं आपको बोला था कि भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो मैंने आपको बोला था कि 3 साल का जब आपको निकालना है तो इसका रेशियो है 3:1, है ना। अब ये कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे देख लो, बहुत आसान है, 3:3 और 1, 3:1 है। अब हमें कुछ नहीं करना, उसके आमने सामने लिखना है और आंसर आ जाएगा, बस आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो ये 1/10%, चूंकि 10% है ना, तो 1000 पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1000 पे, ये जो 1000 देख रहे हैं इस पे हम 10% निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो पहले साल में बात कर लूँ तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, दूसरे साल से वो चेंज होने लगता है।
तो आप 1000 का 10% निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये 100 रुपया होगा। फिर से जो है आप क्या करोगे बाबू, यहाँ पे अब 100 रुपया का, चूंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो ब्याज पे ब्याज, तो आप 100 रुपया पे क्या निकालोगे, 10% है ना। 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। फिर इस 10 पे 10% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लीजिए, सबका गुना कर लीजिए, 3 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, ये वाला 3 में 30 से गुना करिएगा तो 30 होगा, और 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा सर, ये 1 ही हो जाएगा। तो ये तो साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों हो गया, 30 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये 31। 31 का वैल्यू आपको कितना दिया गया है सर, तो आप कहेंगे सर ये दोनों में जो अंतर दिया है 61 रुपया, 61 नहीं है 62 रुपया है। तो देखो कितना गुना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा 2 गुना ज़्यादा है। तो जो मूलधन यहाँ पे हम लोग माने हैं 1000, इसे भी 2 गुना कर लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2000। आंसर क्या हो जाएगा 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1000 × 2, यहाँ पे 1000 × 2 = 2000, यही तो बोला हो। तो देखो भाई एक दूसरे को लिंक करना आना चाहिए, बस आपके मुट्ठी में ये 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको समझाया हूँ, इतना स्टेप लिखा हूँ, लिखने की जरूरत पड़ता ही नहीं है ऐसे सवाल में। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपके मुट्ठी में होगा सवाल। तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला था यहाँ पे, है ना, दोनों में अंतर निकला था 31 रुपया, लेकिन एक्चुअल में कितना था 62 रुपया था। तो कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। देखो ये आपको जब आ गया ना अपने ये स्केल, तो यार 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित धन पर जो है 10% की, और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, ये ऑलरेडी जो है बीएसएस में प्रश्न पूछ लिया गया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धन पर जो है 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके संगत साधारण ब्याज, मतलब कि उसी धन पे उसी रेट से साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हम लोग परसेंट के पकड़ेंगे और सब खेला हो जाएगा। देखो 10% है भाई, 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहिएगा सर 1/10 लिख सकते हो। तो ये जो नीचे वाला है यही मूलधन हो जाएगा, ऊपर वाला अगर 10 इसमें जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सर 11 और बट्टे 10, तो ये साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ऐसे पढ़े हैं ना हम लोग। तो चूंकि 2 वर्षों के लिए है तो भाई 2 बार करेंगे इसे, तो 11/10, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन की है 10% का 1/10, समझ गए ना। यहाँ पे 10 करिए तो 11 को 11 से गुना करिएगा तो आप कहिएगा सर 121 हुआ, और 10 को 10 से गुना करिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10 दिन का 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है किसका वैल्यू दिया गया है, दोनों में अंतर कितना है 21 का। तो 21 का चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको पता होना चाहिए। इसका वैल्यू दिया गया है कितना, तो 1365 रुपया, है ना। अब जब आप इसे काटा पीटी करिएगा तो 21 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, आप कहिएगा 65, 1 का वैल्यू 65। तो साधारण ब्याज में जाहिर सी बात है 10% है, दोनों साल में 10% ही एक्स्ट्रा होगा ना, जुड़ेगा ना। तो 20 से इसको गुना कर दो, 65 में आप 20 से गुना कर दीजिए, बस आपके सामने आंसर। तो 65 × 20 करिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1300, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। आप इसे मैं बार बार कर रहा हूँ, बेसिक से भी बना सकते हो, बाय ऑप्शन भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाय ऑप्शन अगर चेक करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको तरीका बताया हूँ, 2:1 करना है। ये रेशियो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, मैंने बोला था। तो आपको ये 10% है तो भाई आप क्या करना, चूँकि किसी डेटा को पकड़ना, चूँकि यहाँ पे 10% है तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो आएगा सिंपल वैल्यू आएगा। तो आप 13,000 को पकड़ोगे, सॉरी 1300 है, × 2 है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये जो अमाउंट है उसका 10% निकालना है, फिर जो निकलेगा उसका 10% निकाल के वैल्यू पुट करना है। तो कई सारे तरीके हैं बनाने का, बस आपका ना माइंड चलना चाहिए, आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक निश्चित धनराशि पर ब्याज, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ काहे के लिए बोले कैसे नहीं बता। ये वाला 2 वर्षों के लिए संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है ना कि यहाँ पे 10 + 10 × 10/100, इसे भी आप यूज कर सकते थे, है ना। तब ये 10 कट गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि 21% का वैल्यू ये था, है ना,
मतलब कहने का ये है कि 10 10 20 और ये 21 है, तो 21% बराबर कितना 1365। तो 20% का वैल्यू निकालना है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो 20% का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कई सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का, बस आपका पकड़ अच्छा से होना चाहिए। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन पे आ गया। इसमें क्या है भाई, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर जो है ब्याज कितना है 22 रुपये है, और समान समय तथा समान दर पर जो है समान राशि पर वास्तविक छूट 20 रुपये है, तो राशि का योग कितना होगा। तो योग भाई क्या होता है, यहाँ पे देख लो, योग बराबर क्या होगा, ब्याज गुने वास्तविक छूट, वास्तविक छूट बटे क्या, यहाँ पे बोल सकते हो कि ब्याज माइनस वास्तविक छूट, वास्तविक छूट। अब इसे पुट कर लो, मान हो जाएगा। तो देखो भाई ब्याज कितना है, जगह नहीं है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपने ये देख लिया, इसे मैं छोटा कर लेता हूँ, रुक जाओ, चलो यहाँ कर देता हूँ छोटा, ठीक, चलो ये हो गया, छोटा कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना है 22 है, ब्याज कितना है 22 है, वास्तविक छूट कितना है 20 है, माइनस क्या है भाई, फिर से ब्याज कितना है 22 है, वास्तविक छूट 20 है। काम हो गया, कंप्लीट हो गया। आप कहिएगा सर हाँ बिल्कुल, ये बराबर में कितना 22 में से 20 गया, दो हुआ, और 20 22 को गुना करिएगा तो 440, काटा पेटी करिए, कितना आ गया 220 रुपये आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो एकदम सेकेंड में बनने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 220 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कितना है, तो ये 10,000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। तो कह रहा है कि भाई 3 साल बाद कितनी राशि उसको चुकाना पड़ेगा, कितनी मतलब धन चुकाना पड़ेगा 3 साल के बाद। 10,000 है तो इसे तो बेसिक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, दर बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज ऐसा ही निकलता है। तो भाई देखो यहाँ पे मूलधन क्या है, माफी चाहता हूँ बीच में थोड़ा सा पेज, हाँ तो ये है भाई 10,000 की राशि है, 5% है, 3 साल है, परसेंट का मतलब क्या, नीचे में 100, काटा पेटी कर लीजिए, 5 दिया 15, डायरेक्टली आपके सामने आंसर है। इसमें तो कुछ था ही नहीं सवाल में। तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, देखो भाई ये 5 दिया का 15 है, 15 में 100 से गुना करिएगा तो 1500, ये ब्याज निकल के आ गया। अमाउंट कितना है, आप ये सर 10,000 है, तो कितना हो जाएगा 10,000 में 1500 जोड़िएगा तो 11,500 रुपया हो जाएगा आंसर। बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 110 रुपये के बिल पर 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि बिल को चुकाने के लिए देय धन की शुद्ध राशि ज्ञात करना है। तो ये भी आसान ही है, आराम से बनाइए। देय धन कितना है भाई 110 है, 110 है भैया, बिल्कुल है। कितने परसेंट का, 10% का, तो मतलब कि 90 में बटे 100 करिए, फिर कितना है 5%, 95 बटे 100, बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप काटापीटी कर लीजिए, देखो ये 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये कितना बचा, 11 गुने 9 गुने 95, 11 गुने 9 गुने 95 बटे 100 है। तो आप इसे करिएगा ना, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, और 9,405 बटे 100 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, सॉरी 100 से काटना है, तो भाई 100 से काटो दशमलव में जाएगा। तो देखो ये डबल 0 नीचे में है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, है ना, यही होगा ना भाई यहाँ पे। तो आप कह सकते हो सर इसका जो आंसर हो जाएगा 9405 आंसर हो जाएगा, ठीक। या फिर इसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, 94 रुपया है, देखो तो 94 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है, लगभग में 94 है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है भाई 25% हो तो कड़ाई मूल्य, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो कड़ाई मूल्य पर लाभ होगा, कड़ाई मूल्य पर लाभ क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आसानी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसे अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा बेसिक भी कभी कभी बता दिया करिए, चलो ठीक है इस सवाल में बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप कैसे क्या बोल सकते हो, माना कि विक्रय मूल्य 100x मान लो, विक्रय मूल्य क्या मान लेते हैं भाई 100x मान लेते हैं, ठीक है। लाभ क्या मानोगे भाई
लाभ बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 100x गुने 25% है ना, बटे कितना 100, यही ना होगा। तो इसे काटा पेटी कर दो तो 25x बड़ा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 25x। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि लाभ बराबर SP माइनस CP। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे। हाँ, तो ये बोल रहा था लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से आप क्या करोगे भाई, सेलिंग प्राइस में से SP में से माइनस कर दीजिएगा CP कॉस्ट प्राइस जो लगा है। तो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, चूँकि लाभ कितना निकला है 25x, बड़ा ऐसे बोल सकते हो 100 रुपया है सेलिंग प्राइस, 100x माइनस क्या करोगे CP करोगे, आंसर आ गया ना। तो ये देखो इधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये CP 75 आ जाएगा है ना, ये इधर आके घट जाएगा इसमें से, तो CP बराबर 75x मान लो। तो इसमें कुछ नहीं है, तो जब CP कॉस्ट प्राइस 75 रुपया हो गया तो इस पर भी लाभ निकाल सकते हो। चलो इसमें बेसिक ही बता जाओ, इसका ट्रिक है, 10 सेकंड का भी सवाल है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो लाभ कितना है 25/75 हो जाएगा, नीचे गुने में 100 कर लो, आंसर आ गया 25 दिया का 75 और कितना हो जाएगा 100 में ऊपर में हो जाएगा 100, तो इसे ऐसे बोल सकते हो भाई, बराबर में लिख लो 100/3, तो पूर्णांक में से करिएगा तो 33.1/3 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर कितने, तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनके हानि प्रतिशत बताना है। इसमें कुछ है सवाल में, चलो यहीं पे बना ही लेते हैं। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि 144 SP है भाई, देखो 144 क्या है SP है, बराबर किसके है 144 कितना CP के बराबर में, आपको पता है ना CP के बराबर है। और देखो यहाँ 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि कर दो, SP हो जाएगा हानि, ये दोनों CP है, एक मिनट दोनों CP नहीं है। देखो एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर, मतलब 144 कुर्सी को बेचता है, मतलब SP करता है, तो बराबर करा है कि इससे बराबर कर लो 144 CP कॉस्ट प्राइस माइनस 6 SP हो रहा है ना। तो आप क्या करिएगा, इधर माइनस वाला के ला के इस साइड ला लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 150 SP बराबर CP कितना है 144 CP है ना। तो भाई अब देखो SP बटे CP कर लो, तो 144 बटे कितना 150, तो हानि निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 6 पे 150 पे 6 का हानि हो रहा है, उन्हें 100 कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कटा 0 से 0 कट गया, 3 दूना का 6, 3 पच्चे 15, 5 दूनी का 10, 4% हो जाएगा। तो बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते भाई, इसका 4% फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% जो है विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, बहुत आसान है, आपको पता है कि भाई 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, 65% 65% ये है पास, ठीक है फ्रेंड्स, पास है भाई। तो फेल कितना होगा सर, तो आप कहेंगे सर 35% फेल होगा, टोटल तो 100% ही होगा ना, तो 35% क्या है भाई फेल है। तो फेल का वैल्यू दिया गया है, तो जब 35% का वैल्यू आपको दिया गया है ना, तो 35% बराबर कितना 420, तो 100% का वैल्यू निकालना है, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, आंसर आ गया। तो आप इसे कर सकते हो 7 पंच 35 और 20 पंच 100, 7 छक्के 42 है ना 60, तो इसको गुना कर लीजिए, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, वो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कुछ लोग पूछेंगे सर इतना टफ क्यों कर दिया, भैया कोई बात नहीं, बेसिक से कुछ लोग बोलते हैं, आप जाके देखिएगा, इसलिए मैं बेसिक बना देना, तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई मैथ्स का, इस टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करूँगा ना, डिस्कस करवाऊंगा, तो क्योंकि टोटल आप सबको पता है कि 25 क्वेश्चन मैथ्स का लूँगा, 25 रीजनिंग का लूँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर 2 घंटा का 2.5 घंटा का हो जाएगा। तो इसलिए 25 क्वेश्चन मैथ्स का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, ताकि आप लोग को ये भी लगेगा कि नहीं हम लगभग 1 घंटा के आसपास में क्वेश्चन को कर भी ले रहे हैं आप लोग, है ना। और देखने में भी आप अगर 2x करके देखेंगे तो वो आधा घंटा वीडियो देख लेंगे, 25 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपका पूरे तरीके से पकड़ बन जाए ना, और आराम से कर सकते हैं ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता का जो है कमीशन 28% है, वह देख सकते हो फ्रेंड्स कि 7,500 की कीमत का माल बेचने पर जो है कितने रुपया कमाएगा। बहुत अच्छा है क्वेश्चन और लेकिन आसान भी है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो देखिए टोटल कितना है कि 7,500 रुपया का क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, ठीक है ना। कमीशन कितना मिल रहा है 28% का, तो गुने में 28 कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए, आंसर आ गया। तो 75 को 28 को गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 2100 रुपया हो जाएगा आंसर, ठीक है। टेस्ट में 25 मैथ का सवाल था, 25 रीजनिंग का था, है ना। मैंने आपको जब मॉक टेस्ट दिया हूँ बैच में, आपके बैच में, है ना, तो वहाँ पे आपको दिखा होगा। तो उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का जो टेस्ट होता है ना, तो उसमें 25 मैथ रहता है, 25 रीजनिंग रहता है, ताकि आपका दोनों सेक्शन का तैयारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि आप तो थ्योरी पढ़ ही रहे हैं टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन आप बनाने के मूड में होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है कि 26 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही संबंधित संख्या को आपको चुनना है। ये आप सबको पता है, जो रिलेशन 8 और 9 के बीच में है वही रिलेशन, चूंकि ये आप सबको पता है अनुपात का चिन्ह है, और ये जो इस तरीके से आपको 4 दिखेगा तो उसे समानुपात कहते हैं। तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन आगे भी बनना चाहिए, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं एनालॉगी टेस्ट में, चैप्टर का नाम ही है एनालॉगी टेस्ट, वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा होगा, है ना। 2 का क्यूब करिएगा तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 3 9। तो सेम कंडीशन हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 5 का क्यूब करिएगा तो 5 25 5 सवा, है ना। और उससे एक संख्या और बढ़ाइए, 6 करिए, तो चूंकि एक को क्यूब कर रहा है तो उस दूसरे का स्क्वायर करिएगा तो 6 के 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 36 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे है ना, जैसे 8:9 है ना, है ना, वैसे ही संबंध आगे भी बनाना है। तो 125 है और कह रहा है कि अनुपात यहाँ पे वाट क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 36 हो जाएगा। कहाँ 36 कैसे, जैसे हम लोग क्या किए हैं, 2 का यहाँ पे क्यों किए हैं तो 8 होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया है। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या किए, पहले वाला का 5 का क्यों किए हैं और यहाँ पे दूसरे वाला का 6 का स्क्वायर किया है तो 36 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, है ना, तो भाई पानी में ऑक्सीजन होता है, आप सबको पता है, नहीं तो सारी मछलियाँ मर जाएगी। तो नमक संबंधित है उससे, किससे नमक संबंधित है, आप बता दीजिए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप कहेगा सर इसका मतलब नमक में सोडियम होता है ना। तो अब बेसिक से एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है ना, हम बहुत अच्छे से आप लोग किए भी हैं, करवाया भी गया है। तो आप देखेंगे तो पानी की मैं बात कर लूँ तो पानी में ऑक्सीजन प्रमुख तत्व है, तो नमक में क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो भी, और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, तो आप कहेगा सर सोडियम क्लोराइड उसका प्रमुख जो है तत्व है, तो सोडियम राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट है कि फैक्ट्री संबंधित है उत्पाद से, तो अच्छा फैक्ट्री में क्या होगा, उत्पादन होता है ना। तो विद्यालय में क्या होगा, आप कहिएगा सर विद्यालय में शिक्षा होता है ना, शिक्षा दी जाती है। तो बस आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर समूह को आपको चुनना है, ठीक है। फिर से वही आपको चुनना है भाई। और एनालॉगी टेस्ट का आपके पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, जाके देखिएगा, है ना। फिर अभी एईडीओ का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी, जो हालांकि एग्जाम तो कैंसिल हो चुकी है, वहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन एनालॉगी टेस्ट का था। इसमें भी बीएसएससी में भी रहता है, इसलिए इसका जो है ज़्यादा जो है हम लोग क्वेश्चन लिए हैं और करना पड़ेगा, है ना, और कम टाइम में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप जल्दी कब बना सकते हैं, जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस है, क्रम है, वो याद रहा है, तब बहुत जल्दी फास्ट में बना सकते हैं। क्रम जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे ए का, बी का, सी, डी, ई, एक्स, वाई, जेड। जैसे ए का क्रम क्या है भाई, 1 है, बी का 2 है ना, सी का 3 है। वैसे आप देखेंगे तो एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। इसका अपोजिट भी आपको ध्यान रखना है, तब आप क्वेश्चन को जल्दी क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे और हम आपको पढ़ा भी दिए हैं, जो लोग पेड बैच में हो बहुत कहते से। तब चलो आप निकाल लो। तो जो रिलेशन यहाँ बन रहा है पहला और दूसरा में, वही रिलेशन जो है तीसरा और चौथा में बनना चाहिए, है ना। तो आप बना लीजिए। तो आप कहिएगा सर ये पी, अब देखो पी कितने नंबर पर आता है, तो थोड़ा सा फास्ट में करिएगा। अब जैसे मैं पी बोल रहा हूँ, इसका मतलब 16, ओ आता है 15, है ना, एस आता है 19, टी आता है 20 पे। अब यहाँ पे आगे भी वही चीज़ें जारी रखना है। भी कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर भी 22 पे आता है। यू आता है 21 पे आता है ना। वाई कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर ये 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। देखो कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए। तो सब में प्लस का 6 हो रहा है, इधर भी प्लस का 6 हो रहा है ना। 15 6 21 19 6 25 है ना, और 20 6 26। तो वही चीज़ें आगे रिलेशन बना लो।
तो सी में 6 जोड़ दीजिएगा तो 3 पे आता है, 6 जोड़िएगा तो 9 और आई आ जाएगा। आई देखो सब में आई है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। पी में फिर से 6 जोड़िए, है ना, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब पी में क्या करिए, पी कितने पे आता है, तो फिर 16 में, 16 नंबर पे 6 और जोड़ना है तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आगे और बढ़ना है आपको थोड़ा सा फास्ट में, ये कान खोल के रखना है, एग्जाम आँख कान खोल के एग्जाम हॉल में रखना है। फिर एम कितने पे आता है भाई, 13 पे आता है, 6 जोड़िए तो 13 6 कितना 19, है ना। तो 19 पे कौन आता है, एस आता है। अब देखो एस जो है इधर भी है एस, तो चूंकि सब में आई भी एस है, नहीं छोड़ सकते, लास्ट वाला भी करना। ई में भी 5 जोड़ दो तो के किस में है, तो देखो भाई ये। या फिर आप क्या कर सकते हो, दिमाग थोड़ा सा लगाते तो और फास्ट में होता। तो देखो इसमें क्या था, पहले क्वेश्चन को छांट सकते थे। यहाँ पे क्या है भाई, देखो IBS है ना, ये तो डायरेक्टली पहले कट गया। तो आप दिमाग चलाते कि अच्छा सब में 6 ये जोड़ना है, हमको टाइम बचाना है, तो ई में 5 जोड़ के कर लेते तो 11 आता, तो 11 इस पे आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने का अप्रोच भी आपको दूसरे से फास्ट होना चाहिए, तब भी जो है आप टाइम बचा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन आसान आता है तो जाहिर सी बात है, कुछ क्वेश्चन लेंथी होता है, वही टाइम खा जाता है। फिर से एनालॉजी टेस्ट है, जो संबंध भेड़ का मटन से है तो हिरन का किससे होगा भाई, है ना। तो आप कहिएगा सर जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है तो उसी प्रकार हिरन के मांस को क्या कहा जाता है। और ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेनिजन कहते हैं। ठीक है, वेनिजन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे 583 है ये, है ना, 583 293 से संबंधित है, उसी प्रकार अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो आगे कह रहा है कि 488 किससे संबंधित है, आपसे पूछ रहा है। और इसी तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है ना, तो एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, भाई कुछ नहीं करना है। इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना है, सबको जोड़ना है। देखो 5 8 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आप एक शेयर इसको जो हम लोग जोड़े हैं तो 8 5 13 3 16 हुआ। अब आगे को बाला के भी जोड़ लेंगे, कितना है, 2 है प्लस 9 है प्लस 3 है, बराबर करिएगा तो 9 2 11 3 14 हुआ। दोनों में कितना का अंतर है भाई, तो कब कहिएगा सर दोनों का अंतर जो है 2 का अंतर हो रहा है ना। अंतर ये कितना का रहा है, अंतर कितना का रहा है, अंतर जो है 2 का रहा है, आप देख सकते हो। अब आगे भी वही चीज़ करना है, तो कितना है, 4 है प्लस 8 है प्लस 8 है। अब जोड़िएगा 8 8 16 4 20 होगा, है ना। अब इनमें से ऐसे संख्या को पकड़ना है, ऐसे ऑप्शन को पकड़ना है जो जिसको जोड़ के यहाँ पे 18 हो, क्योंकि अंतर तो 18 आ रहा है ना। तो देख लो भाई किसको पकड़ो, चलो यहाँ पे पकड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो ही नहीं रहा है, आप देखेंगे तो 9 1 10 12 हो रहा है, कितना हो रहा है 8 8 16 हो रहा है ये। देखो 8 7 15 3 18, मतलब कि ये ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन में पहुंच गए हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और अब जो है जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, अभी आप देखिएगा तो बीपीएससी एईटीओ का इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी हालांकि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन था, जाके देखिएगा पेपर उठा के, है ना, बीपीएससी एईटीओ में जब भी पेपर हुआ था 2026 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ASHA बराबर है किसका, तो 79 है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि VINA, है ना, विनय भूषण लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर है। तो अब ये क्या किया है, सबको जोड़ दिया है। जैसे ये कितने नंबर पे आता है भाई, आपको पता है ना। और देखो एक इसको क्या करना है, देखो इनकी संख्या कितना हो रहा है, तो 79। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपोजिट आपको नजर आ रहा है, तब जुड़िएगा तब इतना आएगा, नहीं तो आप देखो एक कितने पे आता है, 1 पे आता है, S19 पे आता है, H8 पे आता है, एक पे आता है, तो होता ही नहीं है। अगर इसको आप उल्टा करते हैं, उल्टा कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला का जो उल्टा वाला क्रम है, मैंने आपको बोला था ना, वो निकालने का तरीका। तो 27 में से क्या करना है, 1 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 27 में से 1 माइनस करिएगा, 27 में से 1 माइनस करिएगा तो 26, तो मतलब एक का अपोजिट 26। उसके बाद फिर से 27 में से क्या करना है मेरे भाई, मतलब एस का माइनस करना है, मतलब 19 माइनस करना है। S19 पे आता है तो कितना हो जाएगा, आप एक शेयर अपोजिट आप निकालना बता दिए हैं, तो कितना होगा, तो कहिएगा 17 में से कितना गया, तो 9 8 हो जाएगा, है ना, होगा ना यार। फिर से आपको क्या करना है, 27 में से अगर आपको 8 का अपोजिट निकालना है, H का अपोजिट निकालना है, तो कितना घटाओगे, है ना, क्योंकि H8 पे आता है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पे 1 बचा 19, 8 27 होता है ना, बस। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 26, मतलब 27 में से 1 को घटाना 1 को, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 26। आप सबको जोड़िए, तो ये देखो कितना आ रहा है सबको जोड़ने से, तो आप कहिएगा सर 6 8, है ना, 8 14 और 9 14 24 3 23 6 29 हो रहा है। 2 वहाँ से, है ना, 2 2 4 1 5 2 7 79 हो गया। तो इसका मतलब इसका अपोजिट का क्या कर रहा है भाई, जोड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, कैलकुलेशन तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट को निकाल के एकदम जोड़ देना है। चलो यहीं पे हम ग्रुप कर लेते हैं, भी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई। तो अब हम आपको बताए ना भी कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर भी आता है 22 पे, और आपको 27 में से घटाना है। तो वो माइंड में ये चीज़ें करना है ताकि फास्ट में बना सको। तो और भी का अपोजिट अगर आपको याद है
तो याद किए हैं कैसे, जैसे हम आपको बताएं ना, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। तो आप अगर आपको याद नहीं है तो भाई आप क्या करना, इस तरह से लिख लेना, जो रफ पेज होता है आपके पास ना एग्जाम हॉल में, तो पर भी आप आराम से कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप कर लेना। तो भी कितने नंबर पे आता है, तो भी का अपोजिट कितना हो जाएगा, चलो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। चलो भी है, आई है, एन है, ए है, वाई है, बी है, HUSHAN है, ठीक है। अब फास्ट में क्या करो, इसका अपोजिट यहाँ पे जल्दी जल्दी उतार लो और उसका नंबर उतारना, ताकि आपको जोड़ना पड़ेगा ना। तो बी का अपोजिट को देखो यहाँ पे आपको फास्ट में देखना है, बी का अपोजिट कितना 5, तो आपको क्या लिख लेना है मेरा भाई, 5 लिख लेना है, प्लस करना है। अब देखो आई है, तो आई का अपोजिट कहाँ पे, बस दिमाग चलाना है फास्ट में, यहाँ पे अगर रुकिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो आई का अपोजिट कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आई का अपोजिट कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 कर लीजिएगा। उसके बाद भाई एन का अपोजिट कितना है, तो आप कहिएगा सर एन का अपोजिट जो है क्या हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे है ना, एन का एम है ना, एम का एन है और एन का एम और एम का एन, तो ये कितना आपसे एन है ना, विनय है, यहाँ पे देख सकते हो एन है, तो मतलब 13। वाई का अपोजिट क्या होता है भाई, तो वाई का अपोजिट पहले ए है, यहाँ पे VANA ए ना, तो ए का कितना हो जाता है, तो ये तो आपको पता ही है कि भाई ये 26 हो जाएगा, प्लस का 26 कर लीजिए, है ना। तो ऐसा ही सबको करिएगा ना, तो काउंट करिएगा तो आपको 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। तो ये आसान सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और रहता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180, ऐसा ही कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, करें किसी कूट भाषा में PAINT, ये कोडिंग डिकोडिंग का सेक्शन है, बहुत कायदे से आपको पढ़ाया गया है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो करें किसी कूट भाषा में PAINT को क्या लिखा जाता है, देख सकते हो 83527, और SCORE को, स्कोर को कितना लिखा जाता है 49061। तो उसी भाषा में भाई आपको क्या करना है कि रिसेंट को क्या लिखा जाएगा, तो वही चीज़ें फिर से अब देखो ये लगातार आपको दिख रहा है। और देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा देखना कि कहीं इसका कोड तो यूज नहीं किया है। जैसे आप देखेंगे तो पी के लिए कितना 8 यूज किया है, ए के लिए कितना किया है 3 किया है, आई के लिए 2, आई के लिए 5 किया है, 1 मिनट रुको, आई के लिए यहाँ पे 5 किया है, एन के लिए 2 किया है और टी के लिए 7 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एस के लिए कितना किया है 4 किया है, सी के लिए 9 किया है, ओ के लिए 0 किया है ना, ओ के लिए 0, आर के लिए फिर 6 किया है और ई के लिए 1 किया है। तो जाहिर सी बात है वही चीज़ जो दोनों में यहाँ पे दिखेगा PAINT, और यहाँ पे जो आपको दिखेगा SCORE, वही चीज़ आपको अगर इसमें दिख रहा है, इसका मतलब सेम कोड यूज किया है ना। तो आर के लिए कितना किया है 6 किया है, अभी आपने देखा ना आर के लिए कितना किया है, देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर के लिए कितना किया है 6 किया है, तो यहाँ पे इसका मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। ई के लिए क्या किया है मेरे भाई, तो भाई ई के लिए देखो ये 1 किया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, किसी ऑप्शन में है ही नहीं ये, तो सिर्फ डी वाला ऑप्शन में है, यहाँ पे टिक करके भाग सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको पूरा बना लेना है। सी के लिए क्या किया है यूज, देखो यहाँ पे है ना SC, सी के लिए 9 किया है तो 9 हो जाएगा, देखो। उसके बाद यहाँ पे ई के लिए क्या कौन सा कोड यूज किया है, तो देखो ई किस में है, यहीं पे है लास्ट में, ई के लिए 1 किया है, फिर से 1 यहाँ पे लिख लो। फिर क्या है भाई एन के लिए क्या किया है, तो एन पकड़ियो, देखो एन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा एन है ना, यहाँ पे एन यहाँ पे है ना, एन के लिए कितने 2 किया है, तो मतलब 2 है ना। और लास्ट में क्या है भाई टी है, टी के लिए कितना किया है 7 किया, तो 7। तो यही चीज़ यहाँ पे है ना इसमें, तो बस क्वेश्चन को पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें कि यदि एक खास कोड में जो है TEARS को क्या लिखा जाता है, UGDVX लिखा जाता है, तो स्माइल को क्या लिखा जाता है। अब देखो कई बार ना आपको ये काउंट करना है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, मतलब बराबर है, इसका मतलब बराबर है, तो बनाना आसान होता है, जल्दी कर लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना, अंतर निकालेगा, देखो टी कितने पे आता है, तो अब ये सर ये 20 पे आता है, 5 आता है, ई 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये R 18 पे आता है, S 19 पे आता है। देखो कितने का अंतर हो रहा है, देखो इसमें 1 जोड़ रहा है तो 21 हो रहा है, इसमें कितने जोड़ रहा है, यहाँ पे G आता है 7 पे तो प्लस का 2 हो रहा है, साथ में करते जाना है, ये प्लस का 1 प्लस का 2, 1 में फिर प्लस का 3, कहीं ना कहीं ये सीरीज 1 चल रहा है, तो D 4 पे आता है, तो ये प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई भी है 18, मतलब कि भी 22 पे आता, प्लस का 4 हो रहा है, 19 में फिर से 5 करना पड़ेगा, है ना, वही चीज़ तो है, तो इसलिए तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कितना है 19 5 24, 24 है भी, तो एक सीरीज चल रहा है, ये तो आसान है। तो फिर से आप क्या कर लो, यहाँ पे एस है, एस कितने पे आता है, तो आपको सर 19 पे आता है, एम कितने पे, तो 13 पे, आई 9 पे आता है ना, 12 पे आता है एल, और 5 पे आता है। फिर से 1 जोड़ दो, यहाँ पे टी कर लो, इसमें भी 2 जोड़ दो, है ना, +1 +2 +3, है ना, +4 +5, यही करोगे तो जो संख्या बनेगा वही आंसर होगा ना, तो वही चीज़ तो हो रहा है। तो 13 में 1 जोड़िएगा, 2 जोड़िएगा, जो कि पहले 2 जोड़ना पड़ेगा, पहले वाला में 1 दूसरे वाले में 2, ऐसे सीरीज चल रहा है ना। तो 13 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 15, तो 15 पे कितना आता है वो आता है, तो TO, अच्छा TO सब में आपको बनाना ही पड़ेगा। अब देखो भाई 9 में फिर से आपको 3 जोड़ना है तो कितना होगा 21 होगा, तो यहाँ पे यो होगा,
TOU सब में है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कहीं गलत हुआ है का, 9 3 12 होगा, सॉरी L होगा ना, ये 19 नहीं 9 है, 9 3 12, तो 12 L आता है। तो TOL TOE तो होगा ही नहीं, E भी नहीं होगा, तो ये को अब आगे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे 12 4 16 तो है ना, तो P हो जाएगा। आप देखो P किस पे है, इस पे नहीं है, इस पे P है, बस आंसर टिक कर लो, हो गया। हालांकि यहाँ पे J भी कर लो ना लास्ट में, J है ना, तो आ गया ना आंसर। तो आसान है, बस करना है चीज। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, आपको दिख रहा होगा। एप्पल शब्द के अक्षर को, अच्छा नहीं, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि रीजनिंग में भी पूछ लेता है। कह रहे कि एप्पल शब्द के अक्षर को है ना कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप फैक्टोरियल का क्वेश्चन बोल सकते हो। तो इसमें कितने हैं भाई, अब लेटर गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 लेटर है, तो फैक्टोरियल 5 कर लो, है ना, फैक्टोरियल 5। और इसमें देखेंगे डबल अक्षर कितना है, तो डबल अक्षर 2 है, PP। तो क्या करना है भाई, तो कुल अक्षर की संख्या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि भाई कुल जो अक्षर है, कुल जो लेटर है या कुल जो अक्षर है वो 5 है, और डबल कितना है भाई, डबल अक्षर की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है। तो बनाने का तरीका क्या होगा, जो डबल होगा उसको नीचे में लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे 1 या 5 गुने 4 गुने 3, 3 गुने 2 गुने 1, और डबल कितना है, 1 गुने या 2 गुने 1 कर दो, ये कटा पिटी कर दो, सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 5 के 20 या 60, 60 60 60 राइट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, आप लोग जो भी लोग ये टेस्ट दे रहे हैं ना, आप क्या करिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो 1 बजे ही मिल जाता है डेली, है ना, 1 बजे मिल जाता है, तो आप प्रिंट आउट करवा लेना, है ना, प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। और प्रिंट आउट करवा के और ये अपने पास रखिएगा, और नीचे में जो हम आपको सॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्व करके अपने पास रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है ना, रिवीजन करने में। और ये लिखिएगा, मैं इसलिए इसका आंसर साथ में नहीं देता हूँ, ताकि भाई आप मेहनत करो, और जिस दिन मेहनत करना सीख लिए ना, लिखना सीख लिए, मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, है ना। नहीं तो हम इसका आंसर दे देंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। इसलिए हमको आंसर देने में क्या है, जब आपको क्वेश्चन देना है तो लास्ट में उसका आंसर भी टाइप हम करवाते ही हैं, नहीं देते इसलिए ताकि आप वीडियो को देखो, बनाओ, या खुद से बनाओ क्वेश्चन पेपर को, और जो नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सोल्यूशन देखिए, है ना, वीडियो के थ्रू देखिए और अपने पेज पे बना के रख लीजिए, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये जेड है, जेड बराबर 52 है ना, और देखो इसका कहीं ना कहीं दुना हो रहा है, 26 दुना का 52 हो रहा है ना, जेड कितने पे आता है, तो आप ये सर 26 नंबर पे आता है लास्ट में, तो दुना हो रहा है। तो अब देखो एक है ये, एक और ये कितना है भाई, और C 3 पे आता है, और T आता है 20 पे, तो कितना होगा, 24, 24 दुना का 48, ये तो आसान है। तो B कितने पे आता है, 2 पे, है ना, B आता है 2 पे, प्लस का A आता है 1 पे प्लस 20, कितना हो जाएगा, 23 गुने का 2 करिएगा, 23 गुना का 46। इसका आंसर तो आसान है था, ये आ गया 46, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए विकल्प में आपको विषम को चूज करना है, विषम संख्या। अब ये टाइप का क्वेश्चन ना, ये भी कह सकते हो एनोल ऑड में आउट जो करना होता है ना, वहाँ से रहता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं, अगर स्क्वायरिंग हम आपको बोले हैं कि 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें को बनाने में आसान रहेगा, है ना, खासतौर पर रीजनिंग वाला सेक्शन में। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला जो है किसका स्क्वायर है भाई, तो 33 का आसपास का है ना, चूँकि 33 का स्क्वायर करिएगा ना, तो कितना होता है, आप कहिएगा सर 1089 होता है, ठीक है, और प्लस का 1 जोड़िएगा तो 1090 होगा, ठीक है। और ये आप देखेंगे, ये तो बहुत आसान है, ये 25 का स्क्वायर है ना, 25 पचास कितना होता है, 625, प्लस का 1 किया है, तो देखो आपको दिख रहा होगा ना, तो कितना होगा भाई, 626 हुआ है, तो आसान है, ये आपको भी दिख रहा होगा। 29 का स्क्वायर करिएगा, 29 का स्क्वायर करिएगा, है ना, 29 का स्क्वायर करिएगा ऐसे करके, ये 33 का स्क्वायर था, प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 करिए, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, क्योंकि उसी के आसपास में है, तो 9 में 81, है ना। 29 का स्क्वायर कितने लोगों को याद है, क्योंकि ये 841 होइए जा रहा है ना, 841 होइए जा रहा है, 841 होइए जा रहा है, इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा 841, क्योंकि इसमें +1 जोड़ते हैं तो 842 हो जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ये कितना का स्क्वायर है, किसके आसपास में है, तो कह सकते हो सर 30 के आसपास में, 30 या 90, 31 के आसपास में है ना। तो 31 का स्क्वायर प्लस का 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, यहाँ पे 961 होता है, 1 जोड़ते हैं तो 962 हो जाएगा, 962, ठीक है। तो ये वाला विषम था, इसका B80 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, और
चूँकि ये पहला टेस्ट है तो धीरे धीरे हम लोग लेवल, हालांकि ये लेवल आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और अगला संख्या क्या होगा, यहाँ पे ये है, अगला संख्या भी आपको चूज करना है। तो सीरीज को बनाएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। तो बिल्कुल देखो ये आसान सा सीरीज है, अंतर निकाल के आप जब भी ऐसे ज़्यादा का अंतर ना हो तो इसका मतलब ये आसान होता है और पकड़ में भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक का स्क्वायर करिएगा प्लस एक करिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला में भी वही चीज़ें करना है आपको, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, है ना, और 2 पहले से था, 2 पहले से था ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का अंतर में 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है भाई 7 है ना, यहाँ पे कितना है आप देखोगे तो 17, 7 के बाद ये दोनों में कितना है 7 है, यहाँ पे 10 नहीं है, ठीक ही है, तो है ना, 17 3 20 26, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे देखिएगा तो फिर से कर सकते हो 11 का, आपको दिख रहा होगा 11 का, ये तो बहुत पकड़ा गया। फिर आप यहाँ पे 13 कर लो, तो यहाँ पे 37 में 13 जोड़ दीजिए, 37 में 13 जोड़िएगा, 37 में आप जो ना 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप एक सर यहाँ पे 50 हो जाएगा ना, 7 3 10 4 1 5 50, आंसर भी 85 ही होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये तो एक सीरीज चल रहा था और कहीं ना कहीं ये विषम संख्या का सीरीज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 3 5 7 9, है ना, 2 2 का अंतर है। अब लास्ट में देखिएगा तो सब में 2 ही 2 का अंतर है, 2 ही 2 का अंतर है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो पकड़ने का कई सारे तरीके हैं सीरीज का, और ये जितना मैं पुनः कराऊँ कितना भी पढ़ लीजिए, टेस्ट नहीं लगाइएगा, दिक्कत होगा। चलिए इस सीरीज को बनाइए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। और एग्जाम में आता है भाई पैटर्न, जो आपके एग्जाम की पैटर्न है वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें भी घबरा नहीं, ज़्यादा का अंतर नहीं, देखो यहाँ पे देखिएगा ना, तो बीच में क्या आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 201 है, 208 है, 215 है, और एगो इस पे बीच में आएगा, तो वो कौन आएगा, ये पूछ रहा है 215 के बाद कौन सा आएगा। अच्छा ये सीरीज नहीं है, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ये टॉपिक अभी मैथ्स में आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन बहुत आसान है। देखो भाई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना है, और वही चीज़ आपको निकालना है कितनी संख्याएं हैं। तो आपको एक फार्मूला याद रखना होता है ना, n बराबर क्या है भाई, l माइनस ए बटे डी प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिएगा सब में अंतर एक ही अंतर जाएगा, है ना, कितना का अंतर है भाई, यहाँ पे देखोगे तो 7 का, यहाँ भी 7 का, तो आगे भी 7 का ही जाएगा, ठीक है। तो डी का मतलब होता है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस कितने का जा रहा है भाई, 7 का, है ना, आप देख सकते हो। तो बट्टे में ये डी की जगह पे आप क्या करो 7 लिख लो। एल का मतलब मेरे भाई होता है लास्ट टर्म कितना है भाई तो आप कहिएगा सर 369 है ना, ये होता है भाई फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो इसमें से 201 माइनस करोगे, है ना, प्लस का 1, तो यहाँ पे 201 है, ठीक है ना, 201 यहाँ पे कर लो, नीचे में 7 है, प्लस का 1 कर लो, ये नीचे में अभी ये जो अंतर था ये 7 था ना भाई, दोनों यहाँ पे अंतर। डी का मतलब होता है डिफरेंस, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जो संख्या होता है, ठीक है ना, और प्लस का 1, यही फार्मूला हम आपको बताएं ना, एन बराबर, चूँकि एन के वैल्यू निकालना है, एन कुल कितनी संख्या है ना, पदों की संख्या, तो आप निकाल लो, निकल जाएगा। तो आप इसे घटाइएगा तो घटा लीजिए, तो यहाँ पे 9 में से 1 गया, तो आप कहिएगा सर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे लिख देता हूँ। तो 9 में से 1 गया, 8 हो गया, है ना, यहाँ पे 6 का 6 बचा, और 3 है तो 168 बटे 7, प्लस का 1 है, तो चलो ठीक है, इसको बाद में जोड़ लेंगे, इसको काटा पीटी करिए। तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा भाई 7 दूनी का 14, 2 बचा 8 है, 7 चौका 28, है ना, प्लस का 1 यहाँ पे है ना, तो प्लस का 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 24 1 25 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे डी आंसर 24 मत टिक कर दीजिएगा, नहीं समझे आपको हम समझा देते हैं। देखो समांतर श्रेणी आपको पता होना चाहिए, रट लीजिए, आता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर श्रेणी। हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में भी पूछ लेता है, क्योंकि आपसे जब ये कुल यहाँ पे पूछेगा श्रेणी में कुल कितनी संख्या है, संख्या नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, है ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। तो समांतर श्रेणी बड़ा में जो है यहाँ पे समांतर श्रेणी में नंबर ऑफ जो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर ले, टर्म्स पूछा जाए तो क्या करना भाई, n बराबर l माइनस ए बटे डी प्लस का 1। l क्या होता है लास्ट वाला संख्या, तो यहाँ पे क्या कर लो 369 लिख लो। a क्या होता है स्टार्टिंग वाला संख्या, तो a की जगह पे कितना लिख लीजिए 201 लिख लीजिए। और d क्या होता है जो संख्या में अंतर है ना, ये अंतर सभी में समान रहता है ना, जैसे 2 से 1 से 208 जाइएगा तो कितना का अंतर है 7 का, 8 से 15 जाइएगा, है ना, 208 से 215, तो यहाँ पे भी 7 का अंतर है, तो देखो अंतर हमेशा यहाँ पे बराबर ही होता था 7 का। अब काटापीटी कर लीजिए आंसर आ जाएगा, है ना, काटापीटी करना बता दिया है ना। अब देखो दोनों का घटाइएगा तो 168 आ जाएगा बटे 7 प्लस का 1, है ना, तो इसको काटापीटी करिएगा तो 7 दूना का 14, 2 बचा, 7 चौके 28, प्लस का 1 है तो ये 24 बचा ना, 24 है ना, ऊपर में प्लस का 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान था ये, हम आप चूँकि इसका भी टॉपिक हम आपको करवाए नहीं, लेकिन इसमें करवाने की क्या जरूरत है यार, बहुत आसानी है। अभी आपने मॉक टेस्ट के थ्रू भी कुछ चीज़ें सीख जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। फिर से भाई अगला पद पूछा है, ये तो आसान है भाई, ये आसान है, आप सभी लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है। तो देखिए इसमें सब में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। बस पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ C3 है, F6 है, L12 है ना, अच्छा 19 भी है ना, बीच में एक 19 भी है, I9 है, I19 नहीं है, यहाँ पे I9 है, ठीक है, और L12 है। तो देखो अंतर यहाँ पे जो संख्या में अंतर है ना, 3 का अंतर है। संख्या में अंतर कितना का है, 3 6 9 है ना, 12, 3 का अंतर है। अब देखो यहाँ पे भी कितना का अंतर है, ये C है, यहाँ भी भाई वही अंतर है। तो भाई यहाँ पे क्या कर लो, 3 इसमें बढ़ाओ संख्या में, तो L में 3 जोड़िएगा, 12 पे 15 पे कौन आता है, तो O आता है, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। तो O 15 वाला राइट आंसर कर लो, है ना यहाँ पे। चलो ये बता 41 का अगला स्थान पे क्या आएगा। देखो भाई ये भी बहुत आसान, देखो C है, ऐसे पकड़ो, अगला स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा सीरीज है चल रहा है ना। देखो C है, C के बाद E है, E के बाद है कितना, तो आप कहेगा सर E के बाद G है ना, E के बाद G है, और G के बाद यहाँ पे I है, एक नहीं है, ये I करिएगा इसे, ठीक है ना, I है ये, ठीक है I है। तो I के बाद फिर देखो कितना का बढ़ रहा है, 3, आप देखो कितना का, 3 2 5 2 7 2 9 2 11। अगला क्या कौन सा होगा भाई, 11 नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहेगा सर 11 पे के आता है, तो लो के आ गया। अब देखो के सब में है, ये वाला तो होगा ही नहीं, के होगा। अब देखो अब नंबर वाला में देखो, तो 9 आता है, 9 के बाद कितना है भाई, 25 है, 25 के बाद कितना है यहाँ पे 49 है ना, कोई बात नहीं 49 है, और यहाँ पे 81 है। तो देखो भाई ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 11 121 हो जाएगा, तो 121। अब देखो 121 किस में, इसी में है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं मिलेगा, किसी में है ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन होता है, आसान होता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा आएगा। ये फिर से सीरीज ही है मेरे भाई, बनाओ सीरीज का, आसान सीरीज है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो बना लीजिएगा। पॉज करके सभी लोग बनाइए, वीडियो को पॉज करके सभी लोग जरूर बनाइएगा, ठीक ना। कौन आएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स ना, ये सब में जो अंतर आ रहा है कितने कितने का, तो इसमें 3 है भाई, इसमें 5 है, इसमें कितने का है भाई 8 7 का है, और इसमें कितना का है 9 का है, ठीक है। तो कितना है, अब दोनों का अंतर 2, फिर से 2, फिर से 2, तो यहाँ भी 2 का अंतर करिए ना, 2 11 यहाँ पे करिए, तो इसका मतलब 11 ही आएगा। तो 24 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 35 आ जाएगा, कुछ नहीं था इसमें, 35 डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसको बनाइए, लुप्त को चूज करना है भाई आपके सामने। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत परेशान करता है। तो देखो इसमें क्या है, 7 5 12, 12 में 2 से भागा देते हैं तो 6 आता है। अब देखो कितना है, 21 से 5 कितना हो जाएगा, तो 26 में 2 से भागा देते हैं 13 आता है। 21 और 7 कितना होगा, यहाँ पे 21 7 28 होगा, 2 से भगा दीजिएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भी है आपके सामने, फिर से वही सीरीज ही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये के है 11 पे आता है भाई, ठीक है ना, टी 20 पे आता है, आपको पता होना चाहिए, टी 20 पे ये 11 हो जाएगा। पी का कितना हो जाता है, पी का हो जाता है 16 होता है ना। तो ये अगर सीरीज भी बनाओ तो हो रहा है क्या, एक मिनट वेट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ m प्लस का 2 करता हूँ तो कितना होता है भाई, एक मिनट, के में k प्लस 2 मतलब 11 पे आता है, 2 13 पे करते हैं तो m आ जाता है। उसके बाद k प्लस सॉरी m है ना, तो फिर m प्लस 1 बढ़ाओ 3 करते हैं, कितना होता है, ये आता है 13, 3 16, 16 पे आता है p, ठीक है, ठीक है ना। और p प्लस अगर हम 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 टी, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना कि ये जो सीरीज है इसमें जोड़ रहा है, ठीक है ना, ये प्लस का 2 प्लस का 3 मतलब एक एक का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों का अंतर निकालिएगा, फिर इसका अंतर निकालिएगा, दोनों का अंतर निकालिएगा, मतलब ये दोनों का यहाँ पे तो 2 का हो रहा है, फिर इसका निकालिएगा तो यहाँ पे ये 2 का है, ये प्लस 3 का है ना, और इसका निकालिएगा तो प्लस का 4 का है। तो ये कहीं ना कहीं क्लॉक वाइज नहीं एंटी क्लॉक वाइज चला है, ठीक है ना, KMPT ऐसे करके चला है, क्लॉक वाइज नहीं है, एंटी क्लॉक है, देख सकते हो है ना, ऐसे ऐसे चला है। बहुत आसान है, लेकिन भाई अब दिमाग में अब कई बार क्या करना, एंटी क्लॉक चलाना है ना, या कई बार क्लॉक वाइज चलाना, कई बार एंटी क्लॉक भी चलाना, कई बार ये दोनों का भी जोड़ना होता है ऊपर नीचे इस तरीके से, तो ये दिमाग लगाना होता है ना। तो हालांकि इसका M राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का है, कह रहा है कि यहाँ पे राकेश जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कह रहा है कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है। तो चलो यहाँ से मान लो कि ये प्रारंभ किया 10 किलोमीटर, क्या किया, ये उत्तर की ओर गया, ये कितना गया 10 किलोमीटर, ठीक है।
और वहाँ से फिर जो है 6 किलोमीटर दक्षिण आ गया, फिर से उधर से क्या किया, ये दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर आ गया ना, यहाँ पे 6 वापस आ गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। और आगे कह रहा है जब 6 वापस आ गया है तो जाहिर सी बात है 4 ही बचा है अब इधर 10 में से। तो आगे कह रहा है कि वह फिर पूरब की ओर कितना 3 किलोमीटर गया, फिर से पूरब जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर गया है ना, 3 किलोमीटर। तो 10 यहाँ पे 10 में से 6 चला गया, अब 4 ही बचा इधर है ना। अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो आप पाइथागोरस में आपने पढ़ा है, और हम आपको ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं डायरेक्शन टेस्ट वहाँ पे बता दिए हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है आप कहेगा सर यहाँ पे होता है लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो लंब स्क्वायर प्लस जो है आधार स्क्वायर होता है ना, आधार स्क्वायर। तो देखो भाई ये वाला होता है कर्ण, कर्ण आपको निकालना है। ये मान के चलो कि ये है, ये लंब है, ये हो गया लंब 4 और ये आधार हो गया 3, 3 हो गया आधार, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो लंब 4 है, आधार 3 है, ये स्क्वायर है ना, दोनों पे प्लस कर लीजिए तो 4 चौके 16 और प्लस का 3 तिया का 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पे चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। बहुत कायदे से पढ़ा है तो 5 किलोमीटर राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अर्चना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटा का बेटा है। तो वह आदमी का अर्चना की बात करो तो भाई किस प्रकार से संबंधित है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन को सोचिएगा, जितना सोचिएगा उतना भाई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि लखन की शादी सुमन के साथ हुई जो वेंकट की बेटी है। तो वेंकटेश की बेटी है, तो वेंकटेश की बेटी का लखन के साथ क्या संबंध है। बहुत आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है। अब जैसे इसका हम लोग आपको जब ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, चूँकि एक चैप्टर है ब्लड रिलेशन पढ़ा दिए आपको, जाके देखिएगा बहुत कायदे से समझा दिए है ना। तो इसका आंसर हालांकि क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, साफ साफ आपको नजर आ रहा है। अब ये भी क्वेश्चन, ये अब जो पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, और ये यहाँ पे आपको टाइम बचाना है इस तरह का क्वेश्चन को करने में। जब तक टाइम नहीं बचाओगे फिर दिक्कत होगा। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप थोड़ा सा फास्ट में लिख लीजिएगा ताकि गलत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, गुना का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है ना। यहाँ पे बोला है गुना का अर्थ जोड़ है, प्लस है। तो चलो गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो गुना का अर्थ जोड़ लिख दिया है। भागा का अर्थ क्या लिख दिया है, घटाओ, तो भागा का अर्थ यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है, तो प्लस का अर्थ जो है क्या लिख दिया है, गुना लिख दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे सब बोल दिया है, ठीक है। और माइनस का अर्थ जो यहाँ पे लिखा है वो विभाजन लिखा है, तो माइनस बराबर जो है विभाजन है। सजा लो, तो यहाँ पे 20 है, 20 है, 8 है, 8 है, 2 है, 1 है। अब देखो यहाँ पे गुना का अर्थ क्या लिखा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखो 8 और 8 के बीच में भागा है, तो भागा का अर्थ में यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्या लिखा है, भागा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है 2 और 1 के बीच में, तो प्लस में गुना लिखा है, ठीक है। तो पहले किसका क्रियाक्रम होता है, तो आप कहेगा पहले भाग का होता है ना। बोर्ड मास का रूल आपको पता है ना, हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसका, है ना, BOD है ना, MAS बोर्ड मास। तो बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है, जैसे हम लोग का बोलते हो ना उसका करते हैं। डी का मतलब डिवीजन, उसके बाद यहाँ पे पहले क्रिया किसका होगा, ब्रैकेट का होगा। उसके बाद किसका, जब का लिखा रहता है ना तो उसका होगा ऑफ का। उसके बाद डी का मतलब डिवीजन, भाग होगा। उसके बाद गुना होता है, उसके बाद जोड़ते हैं, लास्ट में घटाते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बोर्ड मास का, BOD MAS 6 लेटर आप ध्यान रख लेते हो ना, तो आप चीज़ों को आराम से कर लेते हो, ठीक है। किधर चला गया, तो क्वेश्चन को करो आराम से। तो पहले आप देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले देख ही लीजिए। तो पहले भागा होगा, है ना, इसमें का तो है ही नहीं, तो पहले भागा करिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 ही बचा है ना, देखो 1 या माइनस 8 है, प्लस है 20 है। अब उसके बाद गुना करना है, तो देखो 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 ही होगा, माइनस है, 8 है, प्लस है 20 है। तो पहले जोड़ना है तो 28, 28 में से माइनस का 4 हटाइएगा तो कितना, 24। तरीका यही अपनाना है, गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट के थ्रू भी हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, बशर्ते आप टेस्ट दीजिए कंटिन्यू। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग कंजूसी करते हैं, कंजूसी नहीं करिएगा। दिए गए चित्र में कौन सा जो है एथलीट एशियन इंडियन शब्द, अच्छा देखो अब ये जब डायग्राम वाला क्वेश्चन जैसे ही आता है ना तो कुछ लोगों को मन में रहता है कि हम कैसे बनाएं, है ना। तो आपको पता है कि एशिया महाद्वीप आपने पढ़ा है ना, हम आपको टोटल 7 महाद्वीप है इंडिया ज्योग्राफी में, वहाँ पे भी चर्चा कर दी है, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो हम लोग पढ़ किए हैं ना। तो ये आप सबको पता है एशिया महाद्वीप है, यहीं पे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखेगा, ऊपर में यूरोप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे उत्तरी अमेरिका है ना, और यहीं पे जो है आप सबको दिखेगा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इंडिया कौन सा महाद्वीप में आता है, तो आपका सर एशिया में। तो जाहिर सी बात है एशिया महाद्वीप में कौन आएगा, इंडिया आएगा, है ना। और क्या बोला है, एथलीट,
और एथलीट कहीं ना कहीं ये दोनों का हिस्सा होगा, है ना, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। मान लो इंडियन एथलीट होगा तो जाहिर सी बात है एथलीट इंडिया में का होगा तो इस महाद्वीप का होगा ना, दोनों का हिस्सा होगा। तो आपको कौन सा नज़र आ रहा है, तो सी वाला नज़र आ रहा है साफ साफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो इसमें क्या है, जब आप ज्योग्राफी पे कमांड है आपका, तो देखो यहाँ पे भी रीजनिंग का क्वेश्चन भी बना लिए हो, तो यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से वही 50 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति दिया गया है, तो ई शिक्षाविद है, शिक्षक नहीं है, शिक्षाविद है, आर अन्वेषकों तथा टी शिक्षकों के प्रतीक है, ठीक है ना। आर अन्वेषक है, तो आप क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि शिक्षक का कोई अन्वेषण, शिक्षकों में कोई अन्वेषण नहीं है। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कौन सा सही है। अब तो शिक्षक आपको टी दिखेगा, तो टी अन्वेषण कौन सा है भाई, आर है। तो कह रहा है कि शिक्षकों में कोई अन्वेषण नहीं है, जब यह है तो ये गलत बोल दिया है। शिक्षकों में कोई शिक्षाविद नहीं है, शिक्षक कौन सा है मेरे भाई, तो शिक्षक टी है। और कह रहे कि शिक्षकों में कोई शिक्षाविद नहीं है और शिक्षाविद ई है, तो ये भी आपको साफ साफ गलत रखा है कि सभी अन्वेषण शिक्षक है। अन्वेषण कौन सा है मेरे भाई, तो आर है। तो देखो सभी अन्वेषण क्या है भाई, टी का मतलब शिक्षक से दर्शाया है, तो बिल्कुल ये है, तो इसको सही कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 50 में कितना सही किया है ना, क्योंकि इसमें 25 मैथ था और 25 रीजनिंग था, ठीक है। बहुत मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कंप्लीट बुकलेट जो है आपको पेड बैच में मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसे, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।